हेलो फ्रेंड्स, नमः संस्कृताय अभिवादय अहमे एसपी शुक्ला अत्र भवतां भवतीनां च मम यूट्यूब चैनल एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल स्वागतम वंदनम च करिष्ये। जैसा कि मेरे साथियों आपको पता है, पिछली क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था संस्कृत का पाठ्यक्रम कि आपके पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी है। उसी क्रम में आज से हम आपके बीच में उस क्लास को स्टार्ट करते हैं जिस क्लास के बारे में आपसे डिस्कशन किया हुआ था। तो आज यह हमारी आपकी जो मुलाकात हो रही है ये अध्याय नंबर 1 में हो रही है। इसमें हो रही है अध्याय नंबर 1, यानी ये क्लास नंबर 1 आज से ही स्टार्ट होने जा रही है। अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब आप रेगुलर वे में आपको पूरी की पूरी संस्कृत का पाठ्यक्रम एक सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा। बस आप अपना एक नोट्स तैयार कर लीजिए। इसका पीडीएफ आप एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल के टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकेंगे, साथ ही इसे आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो बहुत ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में तो सारे नोट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि एक नोट्स हो सके तो बना लीजिएगा, उससे बहुत बेस्ट किया जाता है। तो चलिए, आज ही पहला ही इस पार्ट है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने संस्कृत के बारे में बताया हुआ था कि संस्कृत सम धन क्री धन इक्त प्रत्यय से मिलकर के बना है, जिसमें क्री आपकी धातु होती है। क्री क्या है? धातु है। और ये इक्त आपका क्या है? प्रत्यय है। इक्त आपका प्रत्यय है। और उसके बाद जो है ये सम आपका क्या है? उपसर्ग है। सम आपका क्या है? उपसर्ग है। तो इन पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ था। आज हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक जो है, उस टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार में स्पेशली हम जिस पॉइंट पर चर्चा करेंगे वो होगा आपका स्वर प्रकरण, यानी हम इस पे स्वरों के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। एक प्रश्न आप सभी से पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताइए। एक प्रश्न हमारा आप सभी से है, आप लोग कमेंट करके बताइए, तब तक चीजों को हम आपके बीच में कराएंगे। मेरा पहला, देखिए, 2 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, चीजों को मैं आगे डिस्कशन करूंगा। जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है मेरे साथियों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। देखिए प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, एक प्रश्न। मेरा दूसरा प्रश्न आप सभी सज्जनों से, आप सभी विज्ञ साथियों से है, आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को आपने बता लिया, ठीक है। आपसे पूछा जाता है भाषा की अर्थगत सबसे छोटी इकाई कौन सी? अर्थगत सबसे छोटी इकाई, यानी अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या होती है। और तीसरा प्रश्न हमारा हो जाता है संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? 3 प्रश्न हो गया जिन पर आपको शोध करना है। अभी हम बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जाता है संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या किसकी? संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? और 5वां प्रश्न आपका पूछा जाता है इसी के अंतर्गत संस्कृत में ही कि जो प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है। किसकी? प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए इन सारे प्रश्नों से हम करेंगे पर्दाफाश। एक प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे अमूमन आपको देखा जाता है, छठा प्रश्न जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए वर्णमाला में जो आप स्वर पढ़ रहे हो, स्वरों का जब वर्गीकरण किया जाएगा तो उस वर्गीकरण में उसके भेद पूछ लिए जाते हैं। तो मेरा प्रश्न आप सभी से है, ली के कुल कितने भेद हैं? ली के कुल कितने भेद हैं? ली के कुल कितने भेद हैं? अब देखिए, देखता हूं 6 प्रश्नों का जवाब आप में से कौन साथी देता है। और ऐसे हमारे मित्र, ऐसे हमारे साथी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। आपकी समस्त क्लासेस एसपी शुक्ला एजुकेट के ऐप पर प्रारंभ हो चुकी हैं।
अगर ऐप पर किसी साथी को किसी प्रकार से प्रॉब्लम होती है तो आप संस्थान का नंबर 9415 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर जो आपको दूसरा नंबर दिख रहा है 8953806857 इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। बाकी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होती है तो भी आप इसी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। एक बार सभी थंब का निशान दें, ठीक है। आप लोगों का प्यार, अगर आप लोगों का सपोर्ट यूं ही मिलता रहा तो हम आपके बीच में आगामी जो भी परीक्षा की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, हम आपको अपना बेस्ट कराएंगे और निश्चित ही हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी परीक्षा में हर वो प्रश्न सही करके आओगे जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए, वर्ण विचार से पहला पॉइंट यही होता है। वर्ण विचार पे बाद में चर्चा करें, पहले तो हम ये जानें कि आखिर वर्ण क्या होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है वर्ण अथवा अक्षर, तो आपने पढ़ा होगा न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिनका क्षरण या विनाश ना हो वे अक्षर हैं। जैसे आपने देखा होगा आ, ई, क, ख, ग आदि, ये सभी क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। देखिए, हमारी हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में बहुत मामूली सा डिफरेंट है, उन चीजों को भी हम थोड़ा सा जानेंगे। पहले तो आप ये जानो कि वर्ण अथवा अक्षर है क्या। तो हमने आपको बताया कि जिसका कुछ क्षरण ना हो, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा भाषा के बारे में आपको कुछ चीजें बता देना चाहूंगा साथियों। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम कोई भी भाषा देखते हैं, संसार की किसी भी भाषा की बात की जाए, संसार की किसी भी भाषा की बात की जाए तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है उसको ध्वनि कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? साउंड कहते हैं। आप लोग जान लीजिए जाइए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनियों का लिखित रूप जो होता है, ध्वनियों का लिखित रूप जो होता है, इसी को वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वर्ण अथवा अक्षर कहने का मतलब क्या है मेरे साथियों? इसका मतलब है कि वर्ण अथवा अक्षर में भी कुछ ना कुछ अंतर होता है। वर्ण अथवा अक्षर में भी कुछ ना कुछ अंतर होता है। क्या होता है अभी चर्चा करेंगे। और इन्हीं वर्णों अथवा अक्षरों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द बनता है, और शब्दों के सार्थक मेल से जो है वाक्य बनती है। वाक्य, जिसको इंग्लिश में सेंटेंस कहते हो, और यही सेंटेंस से आपकी भाषा बन जाती है। अब देखो, जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ये ध्वनि क्या है? आपकी मौखिक इकाई है। ध्वनि कैसी इकाई है साथियों? मौखिक इकाई है। ये वर्ण अथवा अक्षर जो है इसको लघु इकाई भी कहा जाता है, इसको लघुतम इकाई भी कहा जाता है, इसी को छोटी इकाई भी कहा जाता है। और यही जो वर्ण अथवा अक्षर है ये ध्वनि का लिखित रूप कहलाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और जो है ये शब्द जो है, अभी एक प्रश्न मैंने पूछा था आपसे कि अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, तो मेरे साथियों आपको बताना चाहूंगा अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपकी शब्द होती है, क्योंकि वर्ण अथवा अक्षरों का कोई अर्थ नहीं होता है। यदि मैं मान लीजिए किसी बच्चे का नाम लेता हूं तो पूरा पूरा शब्द बन जाता है। यानी शब्दों को लेने से ही क्या होता है, पूरा का पूरा अर्थ निकल के आता है। और वाक्य जो होता है ये भाषा का आधार होता है। भाषा का आधार आपसे पूछा जाए तो वाक्य होती है, और इसी को भाषा की सार्थक इकाई भी कही जाती है। भाषा की सार्थक इकाई, ये तो भाषा का सार्थक क्रम है। जैसे अब आपसे प्रश्न पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है या लघुतम इकाई क्या होती है, तो आप कहोगे कि गुरुजी वर्ण अथवा अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुतम इकाई, या फिर ये जो ध्वनियां होती हैं इस ध्वनि का क्या होता है? लिखित रूप होता है। ध्वनि का लिखित रूप होता है। यहां तक आशा करता हूं कि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वर्ण अथवा अक्षर पे हम पर्दाफाश करें। जैसे कि बच्चे आपको हिंदी भाषा पढ़ाते समय बताया गया है कि आपने देखा होगा कि वर्ण कैसे काउंट करते हो, अक्षर कैसे काउंट करते हो, ठीक उसी तरीके से आपकी संस्कृत भाषा भी है, लेकिन कुछ यहाँ पर
चीजें डिफरेंट वे में हैं, उनको हम आपको समय समय पर बताते हुए चलेंगे। तो पहली चीज तो आप ये समझ लिए कि नहीं, वर्ण अथवा अक्षर क्या होता है ये समझ जाइए, यानी जिसका क्षरण ना हो, जिसको और छोटा ना खंड किया जा सके, यानी अखंडनीय ध्वनि, जिसके और छोटे से छोटे खंड नहीं किए जा सकते, वही आपको वर्ण अथवा अक्षर कहलाता है। अब देखो, जब हम पूरी की पूरी वर्ण अथवा अक्षर के बारे में, उनका क्या नियम है, कैसे कहां लिखे जाते हैं, उनका उच्चारण क्या है, कैसे बोला जाता है, जब उनके बारे में हम किसी चीज के बारे में भी चर्चा करते हैं तो वही क्या हो जाता है, वर्ण विचार हो जाता है। यानी वर्ण विचार के अंतर्गत पूरे के पूरे वर्णों का हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। यहीं से आपका अगला प्रश्न आ जाता है कि वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। डायरेक्टली परीक्षा में आपकी देखने को प्रश्न मिल सकते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक को कहते हैं स्वर, स्वरों को संस्कृत में अच, और दूसरा है व्यंजन, व्यंजनों को हल कहा जाता है। अब देखो, स्वर को अच और व्यंजन को हल कहने का आशय क्या है, तो आपको बताना चाहूंगा साथियों, आप आगे माहेश्वर सूत्र पढ़ोगे, आगे आने वाले दिनों में आपको माहेश्वर सूत्र लगभग तीसरे चौथी क्लास में मिलेगा। तो जब आप माहेश्वर सूत्र पढ़ोगे, 14 माहेश्वर सूत्र, तो उसमें आप देखते हो आ ई उ ड़, उसके बाद दूसरा सूत्र होता है आपका, जब पढ़ते हो आप री ली क, आयुड़ री ली क, और उसके बाद होता है ए ओंग, ए अंग, उसके बाद आपका आ जाता है ए औच, ए औच। अब देखो, यहां से जब आप पढ़ते हो तो यहीं से आप प्रत्याहार बनाओगे। प्रथम वर्ण ये हो गया आ, अंतिम वर्ण लिया चा, तो ये बना क्या आपका अच। अब ये अच क्या बन गया आपका, प्रत्याहार बन गया। अच आपका क्या बन गया साथियों, प्रत्याहार बन गया। अब इसी अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, क्योंकि अंतिम वर्ण को नहीं लिखा जाता है या नहीं गिना जाता है, आपका अक्षर हो जाएगा आ ई उ री ली, उसके बाद हो जाएगा ए ओ, और उसके बाद हो जाएगा आपका ए और औ, ए और औ। अब देखो यहां से, क्योंकि आदि ये अंतिम वर्ण नहीं लिया जाएगा, आदि अंत्यन संहिता ये आपका जो है प्रत्याहार जब पढ़ोगे तो वहां सीखोगे, तो अंतिम वर्ण नहीं लोगे तो ये आपके काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप देख रहे हैं कि 9 तो ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही निकल जा रहे हैं। इसीलिए स्वरों को अच कहा जाता है, या संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही स्वरों को परिगणित किया जाता है, इसलिए। बाकी इन पर हम प्रत्याहार पर जब प्रत्याहार पढ़ेंगे तो विधिवत चर्चा करेंगे, माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तो उस पर विधिवत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक इसी तरीके से जैसे ये व्यंजन है, व्यंजन को हल कहा जाता है, क्योंकि जब आप माहेश्वर सूत्र पढ़ोगे, माहेश्वर सूत्र, अब 14वां सूत्र जाओगे, हल आएगा आ ई उ री ली क ए अंग ए औच ह य व र ट ल ळ ए म ग ड़ न म झ भ ई घ ढ ध स ज ब ग ड़ द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स स र ह ल। तो जब आप पूरे के पूरे माहेश्वर सूत्र को मिला करके यहां से आप पकड़ेंगे, देखिए एच ए एच ए औच, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 5वें सूत्र से, देखिए आएगा ह य व र ट। अब जब आप इस हा से स्टार्ट करोगे, यानी 5वें सूत्र से स्टार्ट करके 14वें सूत्र तक चलोगे, तो हल प्रत्याहार आपका परिगणित हो जाएगा। इसीलिए व्यंजनों को हल कहा जाता है। बस सिंपली सी बात आप ये जाने, आशा करता हूं कि समझ ही गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपसे डिस्कशन किया, एक को स्वर कहा जाता है और दूसरे को व्यंजन कहा जाता है। कौन सी ध्वनियां स्वर कहलाती हैं और कौन सी ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं, इन पर भी आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप स्वर का मतलब क्या होता है, अच। स्वरों को क्या कहा जाता है, अभी अभी हमने इस पर चर्चा ही किया। स्वरों को किसके अंतर्गत रखा जाता है साथियों,
स्वरों को आपको पता है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। किसके अंतर्गत? अच प्रत्याहार के अंतर्गत। स्वर ध्वनियां स्वतंत्र होती हैं, यानी वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में किसी दूसरे ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, या वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से, अबाध रूप से, बिना किसी दूसरी ध्वनियों के अबाध रूप से बोली जाती हैं, वे स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। संस्कृत में स्वर ध्वनियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि स्वर के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो 9 आते हैं। आपसे जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, 9, क्योंकि अच प्रत्याहार में 9 ही आते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो, आप आ, ई, ऊ, री, री, इन ध्वनियों को जब आप बोल रहे हो तो इनको बोलने के लिए किसी दूसरी ध्वनियों का सहायता नहीं लेना पड़ रहा है, यानी स्वर ध्वनियां जो होती हैं स्वतंत्र होती हैं। जबकि जब बात हम व्यंजन की करते हैं, हलों की संख्या जो कि 33 आपसे पूछा जाता है, बताते हैं, तो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, वही ध्वनियां क्या कहलाती हैं? व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं या हल ध्वनियां कहलाती हैं। यहां तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आइए थोड़ी सी हम चर्चा आगे बढ़ाएं। अगर आपसे जैसे यहां पर दिख रहा है क, अब देखो भैया, आप कैसे आप कहते हो कि आखिर जो व्यंजन ध्वनियां होती हैं वो स्वरों पर कैसे आश्रित होती हैं? जैसे आपसे मैं कहूं क से कबूतर होता है, तो इस का में क्या है? स्वर सहित है कि रहित? यह स्वर रहित है कि सही? पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है। जैसे नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क क्या है? ये आपका स्वर सहित है। ये क्या है? आपका स्वर सहित है। ये का कैसा है साथियों? स्वर सहित है। जब आप इसको स्वर रहित बनाओगे, अब देखो, क्योंकि क कह देने मात्र से स्वर सहित है, यानी इसमें छोटा आ आके अपने आप छिपा हुआ है। जैसे इसका को अगर आप लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे, क प्लस छोटा आ। अब देखो, क प्लस छोटा आ, यानी का के उच्चारण में हमें क्या लेना पड़ा? देखो, स्वरों की सहायता लेनी पड़ जा रही है। जैसे आपने मान लीजिए कल को देख लिया की, अब देखो की कहने का मतलब का प्लस छोटी ई, यानी का के उच्चारण में, की के उच्चारण में छोटी ई की सहायता लेनी पड़ जा रही है। कल को मैंने कह दिया, मान लीजिए कू, बड़ा कू कह दिया, तो अब देखो इसका मतलब क्या होता है? क प्लस बड़ा ऊ। अब देखो, बड़ा ऊ की सहायता लेना ही पड़ जा रहा है। यानी जब भी हम, आपने बचपन के दिनों में पढ़ा होगा 12 खड़ी, कक्का के की, कुकू के कै, कोको कान कह, खक्का खिखी खुखू खे खे खो खो खान खा। किसको किसको याद है? किस किस बच्चे ने पढ़ा है? बताइए आप कमेंट करके। तो देखिए, यही होता है कि जब भी आप 12 खड़ी में कि व्यंजनों का किसी भी व्यंजन का आप लेंगे, तो उसके साथ अगर सपोज दैट मान लीजिए आपने नॉर्मली व्यंजन को लिख दिया क ख ग घ अंग, तो उसमें तो आ तो आपका छिपा ही है, आ तो आपका लगा ही है। बाकी और मात्राओं का जब आप प्रयोग करोगे तो उसमें तो और दूसरी मात्राएं लग ही जाएंगी। मीन्स आपको समझ में आ गया होगा। यानी व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जो कि स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। बस इतना से जान जाओ आप, जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। आशा करता हूं कि समझ गए होंगे आप लोग। आइए अब देखो, यहां से एक प्रश्न, बहुत वीआईपी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? अलग अलग विद्वानों के अकॉर्डिंग भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि द्विवेदी के अनुसार कुल कितने वर्ण हैं? 46 ना, इनके अनुसार कितने? जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है कि पंडित कामता प्रसाद के अनुसार, वाजपेयी के अनुसार, तो ठीक उसी तरीके से यहां भी। लेकिन ये जो प्रश्नों को पूछने का क्रम होता है, ये हमारे टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों से पूछा जाता है। बाकी आपसे नॉर्मली प्रश्न जितने पूछे जाते हैं, अगर उनसे चर्चा करूं तो ये प्रश्न पूछा जाता है, संस्कृत अक्षराणी, संस्कृत अक्षरों की संख्या कितनी है? 59। पहले तो आप ये जान जाओ, संस्कृत में अक्षरों की संख्या कितनी मानी गई है? 59, यानी 59 मानी गई है। अगर मैं इन 59 को बांटने का प्रयास करूं तो 3 तरीके से मैंने बांटा है। एक नंबर आप देख रहे हो स्वर,
2 नंबर मैंने बांट दिया व्यंजन और 3 नंबर बांट दिया है अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। देखिए आप लिखा हुआ है स्वरः 22, यानी स्वरों की संख्या 22। अब लो भैया, आप तो अभी 9 बता रहे हैं, अब 22 कहां से आ गया उसको भी बताऊंगा, आप धैर्य रखिएगा, ठीक है। स्वरः यानी स्वरों की संख्या 22, व्यंजनों की संख्या 33 और अयोगवाह की संख्या 4। अब जरा आप जोड़ो भैया, 33 2 35, 35 और 20 हो गया 55, 4 59। यानी संस्कृत में या संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या कितनी हो गई? 59, 59 हो गई। अब आइए इन 59 अक्षरों पर थोड़ी सी चर्चा कर ले। जैसे देखिए व्यंजनानि, ये 33 व्यंजन को जो डिवाइड किया जाता है, आप देख रहे होंगे, एक आप देख रहे हो स्पर्श व्यंजनानि, जिसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन। क्या कहा जाता है साथियों? वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अवर्गीय व्यंजन यानी 2 हुए, एक तो वर्गीय व्यंजन, दूसरा अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आपने देखा कि यहां पर दिख रहा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण या अक्षर होते हैं, यानी 5 गुणे 5 करोगे तो कितने हो जाएंगे? 25। यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो 25 यानी 25 हो गई। अवर्गीय व्यंजनों को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक को कहा जाता है अंतस्थ, दूसरे को उष्म या संघर्षी। अंतस्थ वर्ण य व र ल होते हैं, उष्म या संघर्षी के अंतर्गत से खे से है आता है, से खे से है आ जाता है। अब देखो ये अंतस्थ वर्ण जो या व रा ला है, अगर इनको मैं आपसे बताना चाहूंगा, आगे कल के पढ़ेंगे, आगे चल के इनको यण प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है, उष्म को जो है सल प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है। लगे हाथों आप ये भी जानते चले। तो देखो हमने आपको बताया कि व्यंजनानि 33 यानी व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कौन कौन से 33 होते हैं? स्पर्श व्यंजन हो गए 25 और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन हुए 4, उष्म व्यंजन हुआ 4, 25 4 29 4 33। अच्छा अब देखो जरा इसमें और या अयोगवाह के पहले हम स्वरों पर चर्चा कर लें। स्वरों की संख्या 22 कैसे हो गई? आगे आप पढ़ोगे, मैं बहुत अच्छे से डिस्कशन करूंगा, जिसमें आप देख रहे हो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वरों की संख्या, जिसको मूल स्वर भी कहा जाता है, ह्रस्व स्वरों को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 8 और प्लुत स्वरों की संख्या होती है 9। अभी मैं इन पर चर्चा कर रहा हूं। ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 8, प्लुत स्वर 9, यानी टोटल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। और अयोगवाह जो होते हैं संस्कृत में 4 होते हैं। एक तो गया अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा जिह्वा मूली और चौथा हो गया उपध्यमानी। अनुस्वार का जिसमें ऊपर आप बिंदी लगाते हो, जिसमें आप ऊपर क्या करते हो? बिंदी लगा, जैसे अंकम हो गया, अनंतम हो गया, उस तरीके से। विसर्ग जिसमें आप लास्ट में विसर्ग का प्रयोग, जैसे रामः, श्यामः, हरि, मोहनः, आरती, इस तरीके से जब आप लगाते हो तो विसर्ग हो जाता है। जिह्वा मूली में क्या होता है? यहां थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हो पाया था, यहां बना लीजिए। इस तरीके से आपने देखा होगा ये वर्ण जो होता है जिह्वा मूली होता है, यानी जब किसी भी वर्ण के पहले इस तरीके का जो साइन चिन्ह प्रयोग किया जाता है, इसको जिह्वा मूली कहते हैं। और उपध्यमानी जिसमें आपने देखा होगा प और फा के अंदर, किसके अंदर? पा और फा होना चाहिए था। पा और फा के पहले आप इस तरीके से जब देखते हो तो उसी को उपध्यमानी के अंतर्गत रखा जाता है। तो बताओ पहले इतनी सी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? आप सभी साथियों को बताइए, आप लोग यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है? संस्कृत अक्षराणी कितनी होती हैं? टोटल 59, 59, जिसमें हमने डिवाइड किया व्यंजन 33, स्वर 22 और अयोगवाह 4। अच्छा ये स्वर 22 कौन कौन से हैं आपके मन में आ रहा होगा, इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स चर्चा कर देता हूं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखो यहां क्या लिखा है? त्रिषष्टि षष्चतुः षष्टिर्वः वर्णः शंभु मते मताः, यानी त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब होता है 3, षष्टि का मतलब होता है 60।
60 प्लस 3 कितना हो गया 63, देखो 63। चतु का मतलब क्या होता है 4, अष्टेरवा मतलब हो गया 60, 60 और 4 में करके कितना हो गया 64। वर्णा शंभु मते कहने का मतलब क्या होता है, ये पाणिनि जी का मत है। अब आपसे पूछा जाता है पाणिनि के मत के अनुसार, किसके अनुसार, अब देखो क्वेश्चन बदल जाएगा, नॉर्मल 59, लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए पाणिनि के मत के अनुसार, तो देखो ये पुस्तक का नाम आप पाणिनीय शिक्षा में जब आप पढ़ोगे तो उसमें जो है इसका उल्लेख मिलता है, उनके अनुसार 63 अथवा 64 वर्ण स्वीकार किए गए हैं। यानी आपसे पूछा जाए संस्कृत में अक्षरों की संख्या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितनी होती है, तो 63 अथवा 64 होते हैं। देखो संस्कृत अक्षराणी मूल रूप से आपको मैंने अभी पीछे बताया, देखिए कैसे ये वर्ण बदल जाते हैं ये भी मैं आपको सिखा देता हूं। मूल रूप से संस्कृत में अक्षरों की संख्या कितनी बताई 59, 59। यम वर्ण, अब देखो इनका प्रयोग तो नहीं किया जाता है लेकिन कहीं कहीं इनका प्रयोग मिलता है। प्राचीन संस्कृत जो थी हमारी, वहां पर जो है वैदिक संस्कृत में प्रयोग मिलता था। अब आपकी जो लौकिक संस्कृत है उसमें इसका उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी जान लेना जरूरी होता है। यम वर्ण 4 होते हैं। अब 59 और 4 मिला करके जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। इस तरीके से एक ल बनता है जिसमें लण में प्रयोग किया जाता है, ये भी आपकी वैदिक संस्कृत में ही प्रयोग किया जाता था। अगर इसको भी आप काउंट कर लोगे तो देखो 4 तो यम वर्ण, अगर इस को आप काउंट कर लोगे या तो क्या हो जाएगा आपका 63 और 1 मिला करके 64 हो जाएगा। इसीलिए संस्कृत में जो टोटल अक्षरों की संख्या है अधिकतर विद्वानों की या तो 63 या तो 64। 64 जो कहेगा उसमें क्या जोड़ लेगा, उसमें जो इस तरीके का जो एक वर्ण आता है अड़, ये वाला जोड़ लेगा। 63 में आपको पता है कि 59 अच्छा मैंने पीछे डिस्कस कर दिए, 4 आपके यम वर्ण हो गई, 59 4 मिला करके 63 हो गए। एक एक अक्षर पर डिस्कशन करूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, धैर्य रखिएगा, बस बने रहिएगा। आइए आगे बात कर लेते हैं। स्वराह, स्वरों की संख्या मैंने बताया कि 22 होती है 22, लेकिन जब आपकी परीक्षा में मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सपोज दैट आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मेरे भैया क्या बताओगे 9 होती है। कितनी होती है 9। अब आओ मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं इस पर। देखिए स्वराह कितने हुए आपके 9 स्वर हुए, 9 हुए, लेकिन जब हमने डिस्कशन के रूप में रखा तो टोटल स्वर कितने हो गए 22, 22 हो गए। कैसे 22 हुए इनको पकड़ के चलना, क्योंकि एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आ के कितने भेद, ई के कितने भेद, री के कितने भेद। कई बार हमसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रश्न किया कि गुरुजी किताबों में तो मिल जाता है कि आ के 18 भेद होते हैं, री के ये भेद होते हैं, लेकिन ये भेद होता कहां है, अगर होता है तो पाया कहां जाता है, बच्चा यही नहीं समझ पाया। आज तक बहुत सारे बच्चे ऐसे थे टेट की परीक्षा पास हो गए, टीचर भी बन गए बेचारे, लेकिन उनको यही नहीं पता कि भेद 18 हो गए, 12 कहां से आ रहे हैं। तो आज के बाद भूलोगे नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य के साथ समझते हुए चलिए। देखिए कैसे आपका वहां पे काउंटिंग बढ़ जाता है, 18 12 का क्या लोचा है ये आप सीखो। देखो ह्रस्व स्वर जो होता है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है। आ, ई, उ, री और ली, ये आपके क्या होते हैं ह्रस्व स्वर हैं। बहुत गौर से सुना, आगे इस पर प्रश्न बनाने वाला हूं। दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है 8 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री। बड़ी री का मतलब आप समझिए, ये री तो ऐसे लिखा जाता है, एक बार और ऐसे घुमा दोगे तो बड़ी री हो जाएगा। ए, ओ, ए और औ, तो ये 8 आपके क्या हो गए दीर्घ स्वर हो गए। प्लुत स्वरों की संख्या जो है मेरे साथियों क्या होती है 9 होती है। जब आप देखोगे अंग्रेजी का अच्छा 3 लिख, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए, औ, ये आपका जो होता है ये प्लुत स्वरों के अंतर्गत आ जाता है। कौन कौन से अक्षर,
अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, ली हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, ऐ हो गया और अ हो गया। तो ये आपको पता है कि हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या 8 ही होती है, जबकि संस्कृत में 9 हो जाती है, क्योंकि इसमें एक री आपका बढ़ जाता है। अब हम एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे विधिवत तरीके से। तो आइए अब हम विधिवत तरीके से स्टार्ट कर देते हैं स्वर। तो आज के प्रकरण में हम सबसे पहले स्वरों पर बहुत अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। आइए, स्वर क्या होता है? आज कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराः। क्या लिखा है? स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर ध्वनियां स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं स्वर ध्वनियां? स्वर ध्वनियां स्वतंत्र होती हैं, यानी इनके उच्चारण के लिए किसी दूसरी ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे आ, ई, ऊ, री, ली आदि, ये हो गई आपकी स्वर ध्वनियां। अब देखिए, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या आपसे अगर पूछा जाएगा तो ध्यान से सुनिएगा। पढ़ने के लिए हम 22 पढ़ेंगे, वैदिक स्वर अलग पढ़ेंगे, आप लौकिक पढ़ोगे अलग, लेकिन जब आपसे संस्कृत भाषा में पूछा जाए बताइए हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, बताइए आप लोग कमेंट करके। तो देखिए, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। अब देखो कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, री, ली, ए, ओ, ऐ और औ। ये स्वर हैं। स्वरों की संख्या संस्कृत में कितनी हो गई? 9 हो गई, क्योंकि सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। जो मैंने कि पिछले आपको वही भी डिस्कस भी किया कि स्वरों को अच क्यों कहा जाता है, इसीलिए। अब देखो, माहेश्वर सूत्र क्या करते हैं? आजकल हमारे बहुत सारे विज्ञ साथी या हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी आपको पहली ही कक्षा में माहेश्वर सूत्र को ही कुदा देते हैं। ये चौथा सूत्र। पहले तो आपको वर्णमाला अच्छे से आनी चाहिए। वर्णमाला आप समझो कि कहां क्या है, तो वहां क्रम समझेंगे, वहां से तो क्रम समझ में आता है कि कहां किस सूत्र में कौन सा वर्ण आ रहा है। इसीलिए बच्चे आप अक्सर देखते हो कि परीक्षा में वर्णमाला का 1-2 प्रश्न गलत कर देते हो। तो आप टेंशन मत लेना कि गुरुजी माहेश्वर सूत्र नहीं है। माहेश्वर सूत्र बड़े अच्छे अंदाज में आएगा। वो तब आएगा जब आपको उसके आने से पहले कुछ न कुछ जानकारी हो जाएगी। तब आइए आगे बात करते हैं स्वरों के भेद पर। स्वरों के कुल कितने भेद होते हैं? तो स्वरों के मुख्यतया 3 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वरों के मुख्यतया 3 भेद माने गए हैं। नंबर 1, बहुत गौर से सुनिएगा। जितने प्रश्न बन सकते थे सारे प्रश्नों को मैंने इंक्लूड कर दिया एक स्लाइड में, और जैसे कि लिखने में समय बचे इसलिए स्लाइड के माध्यम से आपको करा रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपको टाइम भी ना वेस्ट करना पड़े। तो देखो भैया, ह्रस्व स्वर, बहुत ध्यान से सुनो। देखो क्या लिखा हूं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों को ही एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब लोग, ह्रस्व स्वरों को ही एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, ह्रस्व स्वरों को ही मूल स्वर कहा जाता है, ह्रस्व स्वर को ही छोटी मात्रा कहा जाता है, और ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर भी कहा जाता है। आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर है या निम्नलिखित में से कौन लघु स्वर है, तब आप परीक्षा में गलत कर देते हो। आपसे पूछा जाता है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, लघु स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप गलत कर देते हो। तो देखो भैया, ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक या मूल स्वर या छोटी मात्रा या लघु स्वरों की संख्या संस्कृत में 5 होती है। संस्कृत भाषा के अंतर्गत 5 होती है, जबकि हिंदी में 4 ही होती हैं, आ, ई, ऊ और
कौन सा? री। ठीक है, अब देखो संस्कृत में 5 कौन कौन सी होगी, देखो आप, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री और छोटी री। या इसी को आप कह दो ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ, ह्रस्व री, ह्रस्व री। या आप कह दो इसी को छोटा छोटी, जैसे भी आप कह सकते हो। तो देखो भैया अब समझो ह्रस्व स्वर होता क्या है। ह्रस्व स्वर होता क्या है? वे स्वर जो जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। मात्रा क्या होता है? पलक झपकने के समय को, जैसे एक बार पलक झपकी तो इसी को मात्रा, एक मात्रा काल कहेंगे। एक बार पलक झपकी एक मात्रा काल कहेंगे। एक बार पलक झपकी एक मात्रा काल। 2 बार झपका लोगे 2 मात्रा काल। आप मत झपकाना कहीं पढ़ते समय सड़क पर, और ऐसे पता लग झपकाते रहो पढ़ने के लिए, पता लग सामने कोई लड़की हो, वो कुछ और समझ ले तो कुछ और झपका देगी ना। इसीलिए बच के रहना भैया, ठीक है ना, कि नहीं आपको गुरुजी पढ़ा रहे थे झपका दिया, ठीक है। कहीं एक मत झपकाना कि एक कहीं आंख झपका तो और खतरनाक हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक या मूल स्वर या छोटी मात्रा या लघु स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में केवल और केवल एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वरों को ही संधि स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वरों को ही बड़ी मात्रा कहा जाता है, और दीर्घ स्वरों को ही गुरु मात्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु मात्रा भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है ना लघु स्वर और गुरु स्वर, आप आगे पढ़ोगे क्या? छंद। छंद में वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। जब मात्रिक छंद पढ़ते हो तो मात्रिक छंद में इसका प्रयोग मिलता है। तो देखो भैया, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक या संधि स्वर या बड़ी मात्रा या गुरु स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। कितनी होती है मुख्यतः? 5। कौन कौन से 5? देखो 5 नहीं 9 बताया ना, 5 तो यही आ गए, 5 तो आपके वहीं पर आ गए, ठीक है। अब इनके अलावा जो बचे कौन कौन से बचता है, आप देखो 5 के बाद ए, ओ, ए और औ। ये देखो आप, यही 4 क्या हो गई? ये आपकी 4, 5 वहां 4 होती है साथियों। कितना होती हैं? 4। ए, ओ, ए और औ, यही 4 होती है। मुख्य रूप से यही 4 ही होती हैं, लेकिन हम आप पढ़ने की दृष्टि से क्या करते हैं कि इसी के अंतर्गत आप ले लेते हो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री भी ले लेते हो। इनको आप जब काउंट कर दोगे तो देखो 1 2 3 4 ये भी जोड़ दोगे तो 4 और 4 मिलकर के कितनी हो गई? 8 हो गई। जैसा कि पीछे आपने पढ़ा था ना, आपको मैंने बताया था कि ह्रस्व स्वरों की संख्या 5, दीर्घ स्वरों की संख्या 8। तो 8 कैसे गिनाया था? इसी तरीके से बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। जबकि मूल रूप से दीर्घ स्वरों की संख्या आपसे पूछा जाएगा तो क्या होता है? ए, ओ, ए और औ ही होती है। अब देखो इसी पे थोड़ी सी और चर्चा मैं कर देना चाहूंगा साथियों, 1 मिनट और आपका लेना चाहूंगा। देखिए अब जो इसमें आपने देखा कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये अपने ही समान स्वरों से मिलकर के बनते हैं। जैसे आप बड़ा कैसे बनाते हो? छोटा आ प्लस छोटा आ। बड़ी कैसे बनाओगे? छोटी ई प्लस छोटी ई। बड़ा ऊ कैसे बनाओगे? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। बड़ी री कैसे बनाओगे भैया? छोटी री प्लस छोटी री मिलकर के बनाओगे। ये जो स्वर होते हैं क्योंकि अपने ही समान स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इनको सजातीय स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजातीय स्वर कहा जाता है, क्योंकि एक समान स्वरों से मिलकर के बनते हैं। अच्छा, इनके अलावा जो आपका बच्चा कौन सा? ए, ओ और उसके बाद ए, औ। अब देखो इसको भी जानते रहिए, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ए कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है। तो देखो ए कैसे बनता है? आ प्लस ई के योग से ए, आ प्लस ऊ के योग से ओ, आ प्लस ए के योग से ए, आ प्लस ओ के योग से औ बनता है। अब ये अपने से अलग अलग स्वरों से मिलकर के बनते हैं,
इसीलिए इनको विजातीय स्वर कहा जाता है। कौन सा स्वर कहा जाता है? विजातीय स्वर कहा जाता है। और एक नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा जाता है मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। तो ये मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं इनको सजातीय स्वर है, और ये जो आपके विजातीय स्वर हैं इन्हीं को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा ये दो स्वरों से मिलकर के बंधे हैं, तो ये क्या हो गए? आपके संयुक्त स्वर हो गए। तो देखो आपने सीखा ना, पीछे की बातें जो मैंने बताई वो आपको प्रूव कर रहा हूं। वहां मैंने बताया कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी? 5। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी? 8। तो देखो 5 और 8 गिना दिया। आगे आओ, आगे बढ़ो भैया। अब आगे बढ़ जाते हैं हम प्लुत स्वरों पर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। या वे स्वर जो पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर कहीं और से नहीं आता है। प्लुत स्वर आपके जो स्वर हैं, स्वरों की जो संख्या है वही प्लुत बन जाता है। जैसे मान लीजिए आप मम्मी को बुलाना हो, मम्मी काफी दूर पे हो, सुन ना रही हो, तो आप बुलाने के लिए क्या करते हो? रेघने का प्रयोग करते हो। आपने सुना होगा कि आजकल के जो कवि हैं मुशायरा करने से पहले, या आपने देखा होगा जो गायक हैं गाना गाने से पहले राग अलापते हैं, सुर और तान मिलाते हैं। तो जैसे कहेंगे से रे गे मैं। अब देखो ये जो रेघने का काम करते हैं, या आप बुलाने के लिए कहते हो मैया। अब जो बुलाने के लिए आप करते हो, देखो एक ही शब्द पर आप क्या करते हो? पुकारने का प्रयोग करते हो। वही वर्ण अथवा अक्षर ही प्लुत का रूप धारण कर लेता है। प्लुत स्वरों को त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। इनको पुकारने वाला स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 9 होती है। कौन कौन से 9? आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ और औ। इन्हीं के आगे आप 3 लगा दो, यानी पुकारने के लिए प्रयोग कर लोगे तो प्लुत स्वर हो जाएगा। तो जल्दी से प्रेम से बताओ, आप सभी साथियों को सिखा दिया कि नहीं? स्वर कितने होते हैं? 22। कौन कौन से 22 हुए? लो भैया काउंट करके आपको फिर से दिखा देता हूं। एक चीज सीखना, ये हो गए आपके 5 स्वर दीर्घ, और ये हो गया आपका 8 स्वर, 5 स्वर आपका लघु, और 8 स्वर दीर्घ, और उसके बाद 9 स्वर हो गया आपका प्लुत। 5, 8, 13, 9 कितना होता है? 22 होता है। अब एक चीज समझना, आगे आप प्रकार पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? प्रकार, टाइप्स ऑफ जो है पूछा जाएगा कि आ के कितने भेद होते हैं, ई के कितने भेद होते हैं, तो भेद भी सीखो। बहुत ध्यान से सुनो। इसी वर्णमाला में मेरे भैया ये जैसे देखो आ यहां भी है, बहुत गौर से सुनना, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, बहुत गजब की बात सिखाने जा रहा हूं जो आप नहीं सीख पाते, भूल जाते हो। आ देखो, आ क्या है? एक सेकंड मिट जाओ भैया। आ आपका ह्रस्व स्वर में भी है। आपने देखा कि ये बड़ा आ बनने के लिए छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर के बना। देखो यहां पर भी आ है, एक आ आप यहां भी देख रहे हो। तो एक चीज सीखो जरा, आप कितने आ का प्रयोग कर दिया गया? छोटा है तो वही आ, उसी आ का प्रयोग आपने 3 जगह देख लिया। देखा ना? इसी को आगे अभी पार्ट डिवाइड करेंगे तो आपको यही आ जो है दिखते दिखते 18 जगह दिख जाएगा। कितनी जगह? 18 जगह पाया जाएगा। इसीलिए आ का कितना भेद होता है? तो 18 होता है। ई के कितने भेद होते हैं? 18। ऊ के कितने? 18। री के कितने होते हैं? 18। अब मैं कहूं री के कितने भेद होंगे, लेकिन आप कहोगे गुरुजी री के भेद 18 नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ली कभी भी, ली का ये एक ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं बनता। ये दीर्घ नहीं बनेगा। अब ये जब दीर्घ यहां नहीं आएगा तो यहां ना आने के कारण क्या हो गया? 6 कम हो गया। यानी जो स्वर बनते हैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रकार पूछा जाएगा कि आ के कितने भेद होते हैं, तो आप यही जान जाओ 6 आपके ह्रस्व में, 6 आपके दीर्घ में, 6 आपके प्लुत में प्रयोग किए जाएंगे।
तो 6 त्रिकोण कितने हो गए? 18 हो गए। इसी तरीके से ई, इसी तरीके से ऊ, इसी तरीके से आपका जैसे री आता है तो री देखो क्या होता है, 6 तो आपका ह्रस्व में, दीर्घ में आपका बनता ही नहीं है, प्लुत में 6 आएगा तो भैया री की मात्रा, री नहीं ली लिखिए, ली की मात्रा कितनी हो गई देखो, तो ली आप कहोगे कि ली के 12 भेद होते हैं। इसी तरीके से आप आगे पढ़ोगे, मान लो ए पढ़ लिया, ए के कितने भेद, तो मेरे भैया आपको पता है कि ए ओ ए औ, ए ओ ए औ इनके कभी ह्रस्व नहीं बनते, यानी जो है इनका लघु स्वर दीर्घ स्वर जो है ए ओ ए औ का कभी ह्रस्व नहीं बनता, यानी छोटा नहीं बनता। ए का क्या छोटा बनता या नहीं बनता। अब देखो यानी इनका ह्रस्व 0 हो गया, दीर्घ 6 हुआ, प्लुत 6 हुआ, तो 6 दून कितना हो गया? 12 हो गया। ए इसी तरीके से ओ, इसी तरीके से ए, इसी तरीके से ओ हो जाएगा। इसीलिए जब भेद की बात करते हो, जो बच्चा प्रश्न पूछते हो, आप बचपन से नहीं सीख पाते हो कि कितने भेद होते हैं, तो अब मत भूलना, अब आपको भूलना नहीं है। बाकी मैं अभी आगे चर्चा करूंगा, बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा, फिर भी मैंने चर्चा कर दिया। तो देखिए आ ई उ री इनके प्रत्येक के 18 भेद होते हैं, ली के 12 भेद होते हैं, आ ई उ ये आपका जो आया ये ए ओ ए औ इनके 12 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। आशा करता हूं मेरे साथियों आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर, वर्णों का उच्चारण काल मात्रा के आधार पर। अब देखो जो अगर हम बात करते हैं अगर स्वरों की, तो स्वरों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है? सबसे पहले मात्रा काल के आधार पर, यानी मात्राओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। आपने पढ़ा होगा एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। यानी इसका मतलब क्या है? एक मात्रो भवेत ह्रस्व, यानी ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है, एक मात्रो भवेत ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्चेत, और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी 2 मात्रा होती है। और उसके बाद आपने पढ़ा त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, यानी त्रिमात्रस्तु प्लुतो, यानी प्लुत स्वरों की मात्रा 3 होती है, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, और व्यंजनों की मात्रा अधिक होती है। जैसे आप देखो एक मात्रिक स्वर कौन से होते हैं पूछा जाता है, आ ई उ री और ली, यानी ह्रस्व के जो स्वर होते हैं ये एक मात्रिक होते हैं। द्विमात्रिक स्वर में आपका आ गया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए ओ ए और औ हो गया। फिर आपका आता है त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक में आपको पता है प्लुत स्वर आ जाएंगे, जैसे आ अंग्रेजी का अक्षर 3 लिख उठता है, ये आपका प्लुत स्वर होता है। अर्धमात्रिक स्वर्ण, अब जैसे का आप देखो ये इस तरीके से, जब जैसे ये का लिख उठा इस तरीके से, देखो ये का लिख उठा, तो ये आपका अर्धमात्रिक हो गया। कैसा हो गया? अर्धमात्रिक। अगर इसको पूरा ऐसे लिख देते का, ये अब ये व्यंजन नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया? स्वर के सहित हो गया, जबकि ये क्या है? स्वर के रहित है। तो देखिए उसके बाद यहां पर हमने बता ही दिया था कि पलक झपकने के समय को एक मात्रा काल कहते हैं। एक मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा क्या है? एक बार पलक झपकी खुली एक मात्रा, एक बार, 2 बार 2 मात्रा, एक बार, 2 बार, 3 बार 3 मात्रा, आधी झपके केवल तो अर्ध मात्रा हो जाएगी। अच्छा यहां तक तो समझ में आ गया होगा साथियों। आप देखो स्वर स्थान के आधार पर, ये तो हमने मात्रा के आधार पर देखा, अब स्वर स्थान के आधार पर अगर हम बात करें, स्वर स्थान के आधार पर वर्गीकरण, तो देखो क्या क्या होता है? उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः। अब देखो भेद पकड़ना, जो बच्चे भेद की बात कर रहे थे आपसे, हम पीछे देखा आपने मात्रिक स्वर के आधार पर एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, यानी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर देखा आपने। अच्छा उसी क्रम में आपने देखा स्थान के आधार पर उदात्ता, अनुदात्ता, स्वरिता। आगे चल के आप पढ़ोगे यत्नो द्विधा, यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में आप देखोगे कि 11 जो बाह्य प्रयत्न होते हैं उसी में 3 ये भी आ जाएंगे आपके, उदात्ता, अनुदात्ता और स्वरिता। लेकिन ये आपके किसके आधार पर होते हैं?
स्वर स्थान के आधार पर, तो इनके बारे में भी पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए उच्चैरुदात्तः, जब स्वरों को हम ऊंची आवाज देने का प्रयास करते हैं, आ ई उ री ली, तो समस्त स्वर जो होते हैं, देखो उच्चैरुदात्त, ये 29 स्वर, देखो 1 2 29 लिखने का मतलब इसका आप समझते हो, ये सूत्र जिस क्रम में लिखे होते हैं, सूत्रों का क्रम होता है। कभी बच्चा पूछता है ना कि ये गुरुजी ये क्या लिखा होता है, तो ये सूत्रों का क्रम होता है, सूत्र जिस स्थान पर होते हैं उस तरीके से लिखे जाते हैं। तो देखो उच्चैरुदात्त, आ ई उ, आप ऐसे पकड़ने का सीखो, सिंपल सी आप सीखो कि उदात्त में कौन से स्वर आ जाएंगे, वे स्वर या सामान्य स्वर, बस इतनी सी बात। तो सामान्य स्वर, उनको आगे पीछे कुछ ना करो, ये आपके उदात्त हो गए। अनुदात्त, नीचे रनुदात्त, अब क्या होगा, अनुदात्त स्वर जो होते हैं नीचे आप देखोगे इस तरीके से, देख रहे हो लाइन, ये देख रहे हो लाइन ना, इस तरीके से आपका लगा होता है, तो ये आपका नीचे यानी अनुदात्त होते हैं। जबकि स्वरिता, समाहार स्वरिता यानी समाहार होता है, यानी आ के ऊपर देखो ये डंडा, ई के ऊपर ये डंडा, ऊ के ऊपर ये डंडा। जब आप ऐसे समझ जाओ, सिंपल वर्ण होगा तो उदात्त, अगर नीचे डंडा होगा तो अनुदात्त, ऊपर डंडा होगा तो स्वरिता हो जाएगा। अब इनका प्रयोग कहां होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कभी वैदिक मंत्रों को आपने पढ़ा होगा, ओम गणानंतः गणपति गं हवा में, प्रियणान्तः प्रियपति गं हवा में, निधिनान्तः निधिपति गं हवा में। या आप स्वस्तिवाचन जब देखते हो तो पंडित जी लोग, कभी आपने देखा होगा कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय हाथ को, अभी आपने देखा होगा, एक तो ऐसे इस स्थिति में रखते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है कि हाथ नीचे जाता है, दूसरी स्थिति ऐसी आती है कि ऊपर जाता है, क्योंकि वर्णों के क्रम से तो समझ में नहीं आता, हाथों से वो मात्रा को डिफाइन करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने देखा है तो बताइए, बहुत सारे मंत्र हैं वैदिक में, जैसे आपने ओम स्वस्ति न इंद्रो विधश्रवाः स्वस्ति नः पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति न शास्त्रौ वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु विश्वदास्वा मरुतः प्रेष्णिमातरः शुभं यवानो विदथे सुजगमया अग्निजिह्वा मनवासुरचक्षुषे विश्वेनो देवाय वसागमन्ये भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टवासस्तनूभिर्व्रसेमहि देवहितं यदायु। तो आप देखेंगे, कभी ध्यान देंगे, अगर बहुत ध्यान से बारीकी से देखेंगे, कोई भी विद्वान होता है जिसको पूर्ण ज्ञान होता है, उसकी जो आवाज होती है, आवाज भी उसी तरीके से चलती है। हाथ तो मान लीजिए कई लोग अब नहीं चलाते, इसलिए कि उससे थोड़ा सा समाज के अकॉर्डिंग जो है चीजें जो है आप समझते हैं, लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या बहुत बड़ा विद्वान बन रहा है, इसलिए हाथों का प्रयोग तो अब बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन आवाज उनकी बता देती है कि हाँ ये कहां पर उदात्त है, कहां अनुदात्त है और कहां स्वरित है। तो इनका प्रयोग वैदिक स्वरों में या वैदिक जो ध्वनियां होती हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखो आगे हम प्रकार पर चर्चा करेंगे तो उसमें भी जान जाओ। देखो उदात्त में भी छोटा आ रहा है, अनुदात्त में भी आ रहा है और उसके बाद स्वरित में भी आ रहा है। देखो ना, मैंने आपको सिखाया था ना, जरा सीखना। अब इसमें देखो तीन ये, तीन पीछे, तीन दूनों 6, 6 दूनों 12 हो गए। आगे आप आओ, आगे आगे बढ़ते हैं। देखो स्वर नासिका के आधार पर करेंगे वर्गीकरण। स्वर नासिका के आधार पर जब हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका अनुनासिका और अनुनासिका, यानी अनुनासिका और अनुनासिका। इसको कह सकते हो एक तरीके से मौखिक स्वर। कौन सा स्वर कह सकते हो? मौखिक स्वर। तो सिंपल सा जो स्वर होता है आपका, ये मौखिक स्वर होता है। अनुनासिक में क्या होता है, आपने देखा होगा वचनो अनुनासिका, यानी चंद्रबिंदी का प्रयोग कर लोगे। जब इस तरीके से चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हो तो हो जाती है आपकी अनुनासिक वर्ण। अब देखो इसमें क्या होता है, आप देखो यहां से भी देखोगे तो जैसे आप कोई भी स्वर देखो, जैसे उदात्त का बात मैं करता हूं, उदात्ता में आप देखोगे एक वर्ण तो आपका अनुनासिक हो गया, एक अनुनासिका हो गया
और एक आपका क्या हो गया, अनुनासिका, अनुनासिका हो गया। तो देखो एक आप जैसे एक में क्या, एक छोटा यहाँ एक छोटा यहाँ, तो देखो आप इसी तरीके से जब बांटोगे तो इसी तरीके से वर्णों की संख्या क्या होगी, 18 हो जाएगी। आपको आशा करता हूं कि प्रकार भी समझ में आ गया होगा। अब देखो अनुनासिक में अनुनासिका से यानी जो निर्नुनासिक इसको कह सकते हो, एक तरीके से क्या कह सकते हो, निर्नुनासिक भी कह सकते हो, यानी मौखिक स्वर। अब देखो इनके प्रयोग से होता क्या है, अर्थ जो है अर्थ बदल जाता है। अर्थ कैसे बदलता है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अनुनासिक का प्रयोग करूं, जैसे मैंने कहा सास, अब इस सास कहने का मतलब क्या है बताइए, आप लोग भी बताइए। जैसे मैंने कहा सास, अब देखो भैया इसको देखो समझो, ये सास कहने का मतलब क्या हो गया, आप अपनी माँ को समझोगे। कौन सी माँ को, जो शादी के बाद गिफ्ट में मिलती है। किसको मिलती है, लड़के को भी मिलती है, लड़की को भी मिलती है। कैसे मिलती है बता देता हूँ, भूल जाते हो आप लोग। जब आपकी शादी होगी तो आपके मैडम की जो माँ होगी वो आपको गिफ्ट मिली, और आपकी जो बीवी होगी उनको जो मिलेगी आपकी माँ, वो उनके लिए गिफ्ट हुई। तो समझ जाओ भैया, सास का मतलब क्या हो गया, सासू माँ से आप समझ जाओ। ठीक है, क्या समझोगे, सासू माँ से। या सास, आप चटनी भी आजकल देखो सास में आता है ना, कहते हैं सास लाओ भैया, सास लाओ। ठीक है, तो देखो ये सास आप ये देख रहे हो, और मैंने क्या किया, अनुनासिक है, और इसी सास में क्या किया मैंने, ऊपर जो है अनुनासिक का प्रयोग कर लिया। अब बहुत गौर से सुनना और एक ध्यान से सुनना भैया। अब देखो हमने क्या किया, इसमें अनुनासिक का प्रयोग कर लिया। ये आपका अनुनासिक है, ये आपका क्या है, अनुनासिक का मतलब निर्नुनासिक, निर्नुनासिक भी लिख सकते हो, या इसी को आप मौखिक स्वर कह सकते हो। क्या कह सकते हो, मौखिक स्वर। अब ये जो है आपका क्या है, अनुनासिक, अनुनासिक स्वर है। अब देखो अनुनासिक स्वर के प्रयोग से निर्नुनासिक का क्या हुआ, अर्थ ही बदल गया। क्या हुआ, अर्थ बदल जाता है। यानी इनका यही प्रयोग है कि जब इनका प्रयोग होगा अनुनासिक का तो अर्थ बदल जाएगा। अब इस सांस का कहने का मतलब सांस। अब देखो इसमें आप नाक भी आएगा उसमें हवा के लिए, देखो सांस 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 सांस, तो आप देखो नाक का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो आप ऐसे समझ जाओ, ये सांस आपकी गिफ्ट में मिली, शादी में लड़की को भी मिलती है और लड़के को भी मिलती है। और वैसे जो लड़कों को सासू माँ मिलती है, लड़के तो बहुत अच्छे से चलाते हैं, वो रिश्ता बहुत अच्छे से निभाते हैं और बड़ा प्यार भी होता है सासू और दामाद में। लेकिन ये जो सास वो लड़कियां पाती हैं, इसमें अक्सर आप देखते हो तन्न हो जाता है ना, उसको भी बढ़िया अच्छे से बना के रखो तो आगे बहुत अच्छा होगा। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, मैंने बात किया स्वर नासिका के आधार पर वर्गीकरण किया। किसके आधार पर, स्वर नासिका के आधार पर वर्गीकरण किया। चलिए इस सेशन के अंतिम बिंदु पर आज हम चर्चा करते हैं। अंतिम बिंदु जिसको हमने आपको ऑलरेडी बताया भी है, फिर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए वर्णों के भेद हमने आपको पीछे बता ही दिया, वर्णों के कितने भेद होते हैं। देखो बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। देखो आ ई उ री के 18 भेद होते हैं। कैसे, मैंने आपको बता दिया कि 6 आपके देखो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 6 आपके ह्रस्व के, 6 आपके दीर्घ के, 6 आपके प्लुत के, तो 6 त्रिको कितने हो गए, 18 स्वर हो गए। ठीक है, फिर बात करते हैं ली में भी यही सेम होता है, लेकिन ली में क्या होता है, ह्रस्व के 6, लेकिन इसमें दीर्घ, क्योंकि ली का दीर्घ नहीं बनता। आप चाहो तो लिख लो, इसका दीर्घ नहीं बनता, दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है। अब देखो यानी दीर्घ का 0 और उसके बाद प्लुत का 6, तो 6 दूनो 12 हो गया। अब इन पे देखो ए ओ ए औ, इनका क्या नहीं बनता, लघु नहीं बनता। अब देखो लघु नहीं बनेगा, यानी ये आप देखोगे ये तो 0 हो गया, ह्रस्व 0, दीर्घ में 6, प्लुत के 6, तो 6 दूनों कितने हो गए, 12 हो गए। फिर आपका देखो ये सवर्णी होते हैं,
लिख लीजिए, सवर्णीय होते हैं, यानी सवर्ण होते हैं, इनका दोनों का आपस में मेल या दोस्ती बहुत अच्छे से हो जाती है। री प्लस री, इनके क्या होंगे, देखो री के कितने भेद होते हैं, आपने देखा री यहां पर है, री यहां पर है, री के कितने भेद हुए भैया, 18 भेद होते हैं। री के कितने भेद होते हैं, 18 होते हैं। और उसके बाद आपने यहां री देखा, री के कितने भेद होते हैं, ये यहां पे देखा 12, 18 और 12 मिलकर के कितने होते हैं, 30 होते हैं, 30 होते हैं। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो मेरे साथियों, आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदु अगर बच गए हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं। हर एक पहलुओं पर, हर एक तथ्य पर बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। फिर जितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं, प्रश्नों को तोड़ मिरोड़ कर कराएंगे, फिर जाके आपका एक चैप्टर जाके कंप्लीट होगा। अभी एक चैप्टर आपका अधूरा है। आज के बिंदु में हमने केवल और केवल वर्णों के भेद पर चर्चा किया, केवल और केवल स्वर प्रकरण पर, यानी हमने स्वरों पर, जिसको इंग्लिश में आप वॉवेल्स कहते हो, केवल और केवल वॉवेल्स पर आज हमने चर्चा किया है। तो जरूर बताइएगा, अपना प्यार दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो ऐसे हमारे छात्र एवं छात्राओं से जो आप यूपी टेट, सुपर टेट या रीट की परीक्षा में सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हो, या आप इंडिविजुअल संस्कृत हिंदी पढ़ना चाहते हो, या इंडिविजुअल जो भी विषय पढ़ना चाहते हो, तो आप एसपी शुक्ला एजुकेट का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में जाकर के, या फिर आप जो है यूपी टेट, सुपर टेट, रीट के एग्जाम के लिए आपको नंबर दिख रहा है 9415 पर आप एंट्री लिख करके, किसके लिए जुड़ना चाहते हो एंट्री लिख करके आप व्हाट्सएप करें। खास बात जो है, यहां तो बहुत कम लिखा है, 60 प्रैक्टिस सेट प्लस नोट्स प्लस प्रत्येक अध्याय पर प्रैक्टिस सेट, मैराथन क्लास, 10 अति संभावित प्रश्न पत्र। लेकिन मैं इससे ज्यादा देने वाला हूं आपको, जैसा कि सिलेबस में मैंने चर्चा भी किया था, लगभग 30 ऐसे प्रश्न पत्र होंगे आपकी समस्त शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए बनाया गया है, जिससे आपको मोस्टली प्रश्न देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है साथियों, आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां चर्चा करेंगे व्यंजनों पर। व्यंजन क्या है, प्रश्न कैसे बनता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।